नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सदस्य से इस वक्त हम गाज़ियाबाद के जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं राहुल पाल जी के साथ हैं। और मैं सर आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बिजी समय में समय निकाला। मैंने हालांकि 2-3 महीने से मैं चाह रहा था आपसे, लेकिन कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त भी आपदा आ जाए और आप निकल पड़ते हैं। मैं सर की पहले एक ख़ास बात बता दूं, जहां पर भी कोई भी घटना घटती है सर एक सेनापति की तरह आगे रहते हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। तो और अभी सर और सर की टीम को एक वीरता पुरस्कार भी मिला है, राष्ट्रपति जी की तरफ से घोषणा हो चुकी है, उसकी एक सेरेमनी होनी है। सर आपको बधाई। थैंक यू और बहुत बार मैंने देखा है कि आपको और आपके जितने भी साथी हैं वो एकदम जंग की तरह मैंने देखा है आपदा के में लड़ते हुए, और मैं उस चीज़ को सलाम करता हूं मैं। सर मैं कुछ आधारभूत क्वेश्चन के लिए आया हूं। जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जितनी भी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं वो वहाँ की जो वहाँ पर अगर कोई आपदा होती है तो आपका जो विभाग है उसको उससे निपटने के लिए कितना सक्षम है। और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि आप बताएं कि यहाँ पर गाज़ियाबाद में हाई राइज सोसाइटीज़ की संख्या कितनी है। देखिए, गाज़ियाबाद की अगर मैं बात करूँ, लगभग 450 के आसपास हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, जो जिसमें आप मुख्यतः देखेंगे तो इंदिरापुरम क्षेत्र पड़ता है हमारा, क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र पड़ता है, राजनगर एक्सटेंशन, ये मुख्यतः यहाँ पे हाई राइज सोसाइटीज़ ज़्यादा हैं। और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी हैं, अगर शालीमार गार्डन में कुछ हैं, इक्का दुक्का टाइप हाँ, होंगी। लेकिन जो मेजर एरिया है ये 3 क्षेत्र हैं। और इसके लिए हम लोग हमेशा तैयारी हालत में रहते हैं और लगातार मॉक ड्रिल के माध्यम से भी तैयारी जी जी। जांचते रहते हैं। इसी क्रम में अगर आप बात करें तो हमने लगभग एक साल में 450 सोसाइटीज़ चेक की हैं, उसमें मॉक ड्रिल भी कराई है। और उसमें लगभग 125 सोसाइटियों में कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जिन सभी को नोटिस भी निर्गत हुए हैं। लगभग 80 सोसाइटी के खिलाफ विभाग द्वारा माननीय सीजेम कोर्ट में केस भी करवा दिया गया है, जिससे कि वो उनके जो फायर फाइटिंग सिस्टम उनको दुरुस्त करा लें, तो किसी भी आकस्मिक स्थिति में उनका प्रयोग किया जाए। चूँकि जैसे कि आप जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो तरीका यही है कि आपके सोसाइटी में जो फायर सिस्टम लगा है, अगर वो दुरुस्त नहीं है जी जी। और कोई घटना होती है तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर सभी जगह नोटिस के माध्यम से, मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करके, आरडब्ल्यू को जो है जागरूक करके, वहाँ जो मेंटेनेंस टीम है उनको जागरूक करके, बिल्डरों को जागरूक करके हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो स्थापित व्यवस्था है वो 24 घंटे चलायमान स्थिति में हो। वहाँ पे जो लोग हैं उनको उसको चलाना भी आना चाहिए। मेंटेनेंस टीम है, गार्ड्स की टीम है, उनकी सिक्योरिटी टीम है, उनको उसको कैसे ऑपरेट करना है, इसके बारे में भी लगातार जागरूक करते हैं हम लोग। अच्छा सर, हाई राइज कहाँ से शुरू हो जाती हैं, किनको हम हाई राइज बोलेंगे? देखिए, 15 मीटर से ऊपर कोई भी बिल्डिंग होती है उसको हाई राइज बोलते हैं। और फायर सर्विस जो हैं वो 15 मीटर से ऊपर ही प्रावधान है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उसके नीचे की बिल्डिंग, हॉस्पिटल या स्कूल को छोड़ के हम लोग ज़्यादा उसमें कोई कार्रवाई हमारे एक्ट में नहीं है। लेकिन 15 मीटर से ऊपर की जो भी बिल्डिंग है उनको हम लोग लगातार चेक करते हैं और अपने एक्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो करते भी हैं। जी। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि हल्की सी भी आग लग जाए तो हम फायर ब्रिगेड को बुला लेंगे। ये सोच लोग कि कहाँ तक जायज़ है, इसको क्या जायज़ समझते हैं? मतलब जायज़, इसको मैं यही बोलूँगा कि वो चीज़ों को लेना नहीं चाहते, अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, क्या है इस चीज़ का? देखिए, आग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आदमी अमूमन पैनिक कर ही जाता है। अगर आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है या आपको आग की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो अमूमन आदमी वहाँ से भाग जाता है और उसी के कारण छोटी सी घटना बड़ा घटना का रूप ले लेती है। यदि हम लोग जैसे कभी मॉक ड्रिल कराते हैं स्कूलों में, हम लोग रेगुलर ड्रिल कराते हैं। अगर मैं एक छोटी सी घटना, ज़्यादा समय ना लेके एक छोटी घटना शेयर करूँगा। एक दिवाली की घटना है 2024 की। उसमें क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक हाई राइज सोसाइटी में आग लगी। उनके यहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ था, सारी चीज़ थी, लेकिन किसी को ऑपरेट करना नहीं आता था। आग लगी और अमूमन जैसा देखा जाता है, लोग भागना, चिल्लाना, कॉल करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। चूँकि ट्रैफिक की कंडीशन देखी जाए, दूरी देखी जाए स्टेशन से, हमें 15 से 20 मिनट लग सकता है किसी भी शहर के कोने में जाने। अगर पास है तो हमारी विदिन 1 मिनट में गाड़ी निकल जाती है यहाँ से। लेकिन एक्सटर्नल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हो सकता है समय लगे। तो इतना समय अमूमन लग जाता है, 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। तो वहाँ सोसाइटी में जब आग लगी तो लोगों ने कहा फायर सर्विस को बुलाओ, ये करो, और भागना चालू कर दिया। उसी समय एक छोटी बच्ची आई वहाँ पे, उसने फायर एक्सटिंग्विशर टंगा हुआ था, उसको उठाया और वो छोटी आग बुझा दी बालकनी की। यदि वो बच्ची के द्वारा उस समय वो कंट्रोल ना किया जाता तो वो आग पूरे फ्लैट में फैल जाती
और एक बड़ा नुकसान हो जाता और अन्य फ्लैटों में फैलने की भी गुंजाइश थी। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने बच्चे से पूछा आपने कैसे सीखा क्या, उसने हमें बताया कि आप लोग सर हमारे स्कूल में आए थे, हमको मॉक ड्रिल कराई थी, मुझे वहाँ से याद था। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और उसको सराहाया भी गया था। अगर आपको बेसिक फायर फाइटिंग के बारे में पता है तो आप हमेशा जो है ये सारी चीज़ें आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको जब भी आपके यहाँ कभी भी ट्रेनिंग हो रही है, मॉक ड्रिल हो रही है, तो आपको उसको अटेंड करना चाहिए। वहाँ पे क्या बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी छोटी सी घटना जो है उसको आप खुद काबू कर सकते हैं। पर अमूमन होता ही है कि लोग वहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं और वो सुलगते सुलगते हाँ, बड़ा रूप बिल्कुल, ले लेते हैं। क्योंकि कुछ ही सेकंड्स का खेल होता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है। जैसे ज़्यादातर जो आग लगती है तो पूजा घर से लगती है या किचन से लगती है। तो किचन में भी हमने कुछ ऐसा नहीं रखा होता सेफ्टी का, और हमें पता भी नहीं, तो आग लगती है हम बाहर की तरफ भागते हैं हम। तो महिलाओं को या कोई भी किचन में काम कर रहा हो तो उनको किस तरह का एक बेसिक आधारभूत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और कुछ चीज़ें रखनी चाहिए कि घबराना नहीं है, सबसे पहले हमें इस तरह का काम कार्य करना है? देखिए बेसिकली जो है घरों में अगर मैं बात करूं आग लगने का मुख्य कारण 2 या 3 चीज़ें ही हैं। अगर हम उसको कहीं ना कहीं उस पर वॉच रखेंगे या उसके बारे में अवेयर होंगे तो कोई भी छोटी घटना बड़ा रूप नहीं लेगी। उसके लिए सबसे पहले मैक्सिमम जो आगे हैं वो आजकल शॉर्ट सर्किट से हो रही हैं। अगर आप देखेंगे एसी में ब्लास्ट हो गया, फ्रिज में आग लग गई, वॉशिंग मशीन में आग लग गई, बहुत कॉमन सा हो गया सर ये। तो इसके कुछ तरीके हैं इससे बचने के। अगर मैं बात करूं एसी की, जैसे ही गर्मी आती है मार्च में अमूमन लोग एसी स्टार्ट कर देते हैं बिना उसको जांचे हुए, बिना उसकी सर्विस कराए हुए। उसमें गैस कितनी है, कंप्रेसर में धूल जमी हुई है, सफाई नहीं की है, और कहीं ना कहीं वो कंप्रेसर पर लोड बढ़ाती है और आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो जब भी गर्मी स्टार्ट हो उससे पहले आपको अपने एसी की सर्विस करानी है, उसमें प्रॉपर जो मानक के अनुसार गैस है वो उसको भरवाना है, आपको कंप्रेसर की सफाई रखनी है और लगातार नहीं चलाना है। अमूमन ये होता है कि 24 घंटे एसी चल रहा है और कंप्रेसर पर लोड बढ़ गया, हीट बढ़ गई और उसमें आग लग गई। अमूमन लोग करते हैं कि 16 पे एसी चलाते हैं, जबकि मानक सेट है कि 24 से नीचे हमें एसी नहीं चलाना चाहिए। नए एसी में उससे नीचे आप कर भी नहीं सकते, ऑटोमेटिक सेट होके आ रहा है। लेकिन पुराने एसी हैं उनमें लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें रोटेट करना है। अगर आपने रात को जो बेडरूम का एसी चलाया तो दिन में आप अपने ड्राइंग रूम में एसी चलाइए, कोशिश करिए। चूँकि ये होता है कि लगातार चलने के कारण कोई ना कोई घटना हो जाती है। एमसीबी हमारे यहाँ लगे रहते हैं, आरसीसी भी लगे रहते हैं, उसको लोग बाईपास करवा देते हैं। हो सकता है आपका मकान 20 साल पहले बना हो और आपके इक्विपमेंट 20 साल पहले लोड आज से जस्ट आधा होगा और आज आपके लोड वो डबल हो गया होगा, लेकिन हमने वायरिंग चेंज नहीं कराई, हमने अपनी एमसीबी कभी नहीं दिखवाई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोड के अनुसार हमारी वायरिंग और एमसीबी हो। अगर हम बात करें टीवी है, आपका फ्रिज है, टीवी का अमूमन हम लोग रिमोट से बंद कर देते हैं, एसी का हम लोग अमूमन रिमोट से बंद करके चले जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, पूरी लाइट खुली रहती हैं। आपके गीज़र लगातार चल रहा है, ऑटो कट कभी नहीं हुआ तो गीज़र में आग लग जाती है। आपके एग्जॉस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे हैं। आपके गेमिंग कंसोल जैसे बच्चे खेलते हैं तो वही पॉज करके उसको वहीं छोड़ दिया और वो लगातार 7-8 घंटे चल रहा है। टीवी चल रही है लगातार, तो कहीं ना कहीं इससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है कि बिजली खर्च हो रही है। दूसरा है कि आप अपने सिस्टम को रिस्क में भी डाल रहे हैं। तो हमेशा जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो आपको उसको बंद करवाना है मेन स्विच पे। अमूमन देखा गया है कि जैसे फ्रिज है, फ्रिज एक बार हम खरीद लेते हैं उसके बाद हम कभी भी उसको चेक नहीं करवाते हैं। चेक नहीं कराते फ्रिज। सर फ्रिज ऐसी चीज़ 24 घंटे चलता है, 24 घंटे चलता है। दूसरा है कि फ्रिज का जैसे आप देखेंगे, आप जब खरीदने जाते हैं फ्रिज तो जो सेल्स पर्सन होता है वो बोलता है सर कितने लीटर्स का चाहिए। जी 200 लीटर, 250 लीटर, 300 लीटर। हम उस समय तो बोल देते हैं अंदाजे से कि 200 लीटर दे दो। हाँ। लेकिन हम घर में उसको कितने लीटर पे यूज़ कर रहे हैं ये कभी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जी हम उसमें उसकी कैपेसिटी 200 लीटर है, हम उसमें एक्स्ट्रा सामान भरते जा रहे हैं। आपने उसमें दूध भी रख दिया, आपने सब्जियाँ भी भर दी, फ्रूट्स भी भर दिया, बर्फ़ भी जमा रहे हैं, अन्य सामान भी रखा हुआ है उसमें। कैपेसिटी उसकी 200 लीटर, आप 300 लीटर उसमें सामान भरा हुआ है। अच्छा, ये चीज़ कभी हमने नोट नहीं की सर। बिल्कुल, ये अमूमन लोगों को ये इसका आभास नहीं होता, आभास पता ही नहीं सर। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं कि 200 लीटर मतलब 200 लीटर अंदर सामान भी होना चाहिए, तो कभी निगाह ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं। अच्छा। और चूंकि हमें स्पेस दिखती है, हम एक के ऊपर एक रखते हुए चले जाते हैं। एक भगोनी दूध रखी, उसके ऊपर हमने चावल रख दिया। बिल्कुल ये तो आपने बहुत नई चीज़ बताई है। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। उसके बाद बहुत सारी कोटिंग्स कर देते हैं हम लोग, अंदर शीट्स बिछा देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर का फैलाव है वो कूलिंग का प्रॉपर नहीं हो पाता है और वो कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड पड़ता है। दीवार से बहुत सटा के फ्रिज रख देते हैं, उसमें कुछ गैप होना चाहिए दीवार से, जिससे कि उसके कंप्रेसर पे कूलिंग प्रॉपर
हो पाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं और आग लगती है हमारे यहाँ। इस सेकंड चीज़ आती है कि मंदिर में जैसे पूजा स्थल है हमारा, हम लोग सभी लोग पूजा करते हैं और कुछ छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। दिया जैसे बिना बेस के दिया, हाँ, डायरेक्ट दिया हमने लकड़ी पर रख दिया और वो इतना हीटअप हो गया कि ऑलरेडी टेम्परेचर इतना हाई है, 50 डिग्री 48 डिग्री चल रहा है, दिए की हीट पड़ रही है और वो सुलगना स्टार्ट हुआ। आपने कागज़ पर रखा, कागज़ सुलगना स्टार्ट हुआ, मंदिर में आग लग गई। सर मैं यहाँ पर रुकूंगा। जैसे आपने अभी आग की प्रवृत्ति बताई, लोगों को लगता है कि जैसे आपने दिया के एग्जांपल लिया तो लोगों को लगता है यार ठीक है मैंने दिया जला दिया, बाती पंखा चलने ना बाती नहीं गिरेगी। लेकिन अभी आपने एक चीज़ बताई, उसका वो टेम्परेचर, क्योंकि आग का जो रिएक्शन होता है एक टेम्परेचर होता है, तो बताइए थोड़ा सा उसका क्या, कि हीट से भी वो पकड़ लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर मैं बात करूँ, आप जो दिया बिना बेस के जो दिया होगा, जी जी, प्लेन थाली जैसा दिया कई लोग यूज़ करते हैं, हाँ, उसको अगर एक बार जलाने के बाद आप उठा के अपने हाथ पे रखेंगे, आपका हाथ जल जाएगा, इतना हीट हो जाता है। इतना, जी जी, तो उसके लिए आपको हमेशा किसी मोटी थाली पे या जिसमें बेस हो दिए में, जिसे आप नीचे देखते हैं कि एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर दिया होता है, जी जी, उस टाइप का यूज़ करें। दूसरा है कि अंदर मंदिर के ना रखें, कोशिश करें आप पूजा करके थाली में रख दें, थाली में रख दें, जिससे कि कई बार ऐसा होता है आपने फ़ैन तेज़ी से चला दिया, दिया गिर गया। और पर्दे में, मंदिर में पर्दा लगाते हैं लोग, कागज़ से डेकोरेशन करते हैं या उसी में कपड़ा लगा रखा होता है, क्लॉथ बिछा के रखा होता है और उस पर दिया गिरता है, आग लग जाती है। कई बार होता है कि घर में चूहा घुस गया, बिल्कुल, प्रसाद खाने के चक्कर में उसने दौड़ा वहाँ पे और दिया गिरा दिया, बिल्कुल, और मंदिर में आग लग गई। कई बार लोग होते हैं कि हमने तो बाहर रखा था फिर भी पता नहीं कैसे आग लग गई। तो ये बहुत सारे रीज़न है। खिड़की खुली हुई है, खिड़की के पास मंदिर है, तेज हवा आई और दिया गिर गया। ये चूहे वाली चीज़ आपने सर बहुत अच्छी बताई, क्योंकि लोगों को आभास नहीं होता कि चूहा भी गिरा कर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये तो होता है चलो पंखा चल रहा है उससे जा सकती है, लेकिन चूहे वाली चीज़ आपने नहीं बताई। सर जो किचन में, मतलब किचन में आग लगती है तो कहते हैं कंबल रखना चाहिए, क्या ऐसा गीला रखना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उसका बताइए कि। देखिए सबसे पहले तो हमें अपने घर में बाथरूम में 2 बाल्टी पानी हमेशा भरा होना चाहिए। हाँ, और फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप अपने यहाँ रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप हर आग पे यूज़ कर सकते हैं। मैं कहते सर उसको कंपल्सरी करके हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी ही बड़ी आग बन जाती है। और उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटी चीज़ है और एक बार ख़रीदने में आप उसको 5 साल तक उसकी लाइफ होती है। आप उसको अगर बस बीच बीच में आपको चेक करना होता है, प्रेशर है तो वो एकदम परफेक्ट चलेगा। 2 बाल्टी पानी भरने का फ़ायदा क्या है कि आप देखें अमूमन घरों में आप नल चलाओगे, आपको 5 मिनट पानी भरने में लगेगा। अगर कहीं छोटी सी आग लगती है, फॉर एग्जांपल सोफे में लगी, आप एक बाल्टी उठा के बस मग्गे से आपको मारना है, तुरंत आग बुझ जाएगी। लेकिन यदि पूरे सोफे ने पकड़ ली, फिर आप धीमे धीमे वो सुलगना चालू कर दी, इतना धुआं हो जाता है कि आप फिर कुछ नहीं कर पाते। तो शुरुआती दौर में अगर फर्स्ट एड, जैसे आदमी को हार्ट अटैक आता है उसको फर्स्ट एड दे दिया जाए, प्रथम जो आपका गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन मिनट्स होते हैं, वैसे ही फायर का भी गोल्डन मिनट्स है। आपने अगर पहले 5 मिनट में कुछ कार्रवाई कर दी तो वो एक बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। आप किचन में, जैसे हम लोग कई बार छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, किचन में गैस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। गैस सिलेंडर में जो हमारा जो गैस पाइप लगता है या रेगुलेटर लगता है, 100-200 रुपये के फ़र्क के चक्कर में हम लोकल ले लेते हैं, जी, और वो कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। गैस सिलेंडर है उसको हम लोग, वो इतना गंदा दिखता है कि उसको छुपा के रखते हैं, जिससे हमारा किचन का लुक खराब, बिल्कुल अंदर रख देते हैं। और जब उसमें कोई लीकेज होता है तो हम खुद भी नहीं निकाल पाते हैं उसको, क्योंकि उसमें पूरा आग, गैस सिलेंडर ऐसे कभी नहीं फटता है, उसमें उसको उसके आसपास जो सामान है उसमें आग लगेगी तभी उसके अंदर की गैस की डेंसिटी बढ़ेगी, तभी ब्लास्ट होता है। लेकिन अमूमन कोई जरा सा लीकेज होता है, लोग डर जाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। बिल्कुल, फिर तभी घटना सर भागती है आग। मतलब मैंने ये अक्सर देखा है कि आग लगने के बाद वो रुकता नहीं कि इसको बुझाए, वो या तो चिल्लाएगा या भागेगा, घबरा जाएगा, मतलब उसको खत्म करने की बिल्कुल कोशिश नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये ट्रेनिंग की कमी है सर। ये बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है, और इसी क्रम में हम लोगों को अवेयर भी करते हैं। गैस सिलेंडर में अगर कोई लीकेज हो जाए उसे कैसे बंद करना है, आप बहुत सिंपल तरीके हैं, कई बार ट्रेनिंग में बताया जाता है कि भाई बाल्टी से आप गीला कपड़ा मोटा उसको लपेट दीजिए, उस पर बोरा लपेट दीजिए। अपने घर में आप रेत एक बोरी में भर के रखिए, कहीं कोने में मिट्टी रख सकते हैं एक बोरी में जो सूखी हो। ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कई बार लोग जो है गैस सिलेंडर को एज अ सिलेंडर ना मान के स्टैंड यूज़ करने रखते हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर आलू की बोरी रख देंगे, प्याज रख देंगे, उसमें बहुत सारे पॉलीथीन बांध दिए कि बाद में काम आएगा, वहीं से खोल के फंसा दिया उसमें।
और कहीं ना कहीं इन्हीं जो चीज़ हमने रखी है, स्टोर करके रखी है, इसमें आग लगती है, जिसके कारण खतरा पैदा होता है। सिलेंडर कभी इतने जल्दी ब्लास्ट नहीं होगा, उसमें कोई लीकेज होगा जिसको आप आसानी से बंद कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। चूँकि अमूमन आसपास की चीज़ों में आग लगती है तभी ये घटना होती है। चिमनी जो किचन में हम लोग यूज़ करते हैं वो भी एक मेजर कारण है। लगभग 50 चिमनी में आग लगने की घटनाएं हुई हैं एक साल में। उसका रीज़न क्या है कि आप एक बार चिमनी तो लगा लेते हैं लेकिन उसकी कभी सर्विसिंग नहीं कराई आपने, उसकी कभी सफाई नहीं करते, उसमें जो तेल एक्यूमुलेट होता रहता है धीमे धीमे और कहीं ना कहीं वो ग्रीस का फॉर्म ले लेता है और आपने एक तड़का लगाया, ऊपर तक आग बढ़ी और वो पूरा चिमनी में पकड़ ली। और फिर भी चूंकि अब हमें करना है क्या, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। चिमनी का तो सर अब मेरे को पहली बार पता चल रहा है कि चिमनी से भी आग लग जाती है। मैं 50 घटनाएं बता रहा हूँ आपको गाजियाबाद की, कि लगभग 50 और घटनाएं। चिमनी तो सर जितने भी हमारे हर घरों में चिमनी आजकल लगी होती है, जितने भी हाई राइज सोसाइटीज है बिल्कुल सब जगह लगी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखनी है जिससे कि ऐसी कोई घटना ना घटे। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे सिलेंडर का जिक्र किया आपने, जहाँ तो हाई राइज सोसाइटी में पाइपलाइन गैस है, तो वहाँ पर आदमी क्या करे जैसे घर में हो जाता है? देखिए, पाइपलाइन गैस में चूंकि कहीं स्टोर्ड प्रेशर में नहीं है तो उतना खतरा नहीं है। पाइपलाइन गैस से हो सकता है कि उसमें लीकेज हो और किसी आपके सामान में आग लग जाए और वो धीमे धीमे बढ़ती है, तो उस समय तो आप उसकी मेन जो सप्लाई है उसको बंद कर दीजिए और वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो आप फायर एक्सटिंग्विशर या अन्य साधनों से उसको बुझा के फिर बंद कर दीजिए। तो ये तरीका है पाइपलाइन में अमूमन जो देखा जाए तो गैस सिलेंडर के उसमें रूप में ज़्यादा सुरक्षित है। मतलब सर क्या कहते हैं, हम सभी को एक बार इसमें दोबारा मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जैसे हम और चीज़ों में प्रायोरिटी देते हैं, 2100-2200 का मैंने देखा कि अच्छा सिलेंडर आता है जिसमें कुकिंग पाउडर की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो कम से कम घर में कम से कम एक सिलेंडर तो हो, नहीं तो 2 सिलेंडर अगर हैं अलग अलग कॉर्नर में रखे हुए हैं तो हम उससे निपट सकते हैं। क्योंकि गौरगिरी में सर जब आग लगी थी, आप भी वहाँ थे, मैं भी एक घर में गया था, तो एक महिला थी, वो उनके यहाँ पर आग लग गई थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने बोला, हस्बैंड ने बोला आप कूद जाइए, कहती मैं कैसे कूद जाऊँ? तो मेरे ख्याल से वो घबरा कर पहले टॉयलेट में घुसी, फिर बाहर निकली, वो टॉयलेट से भी निकाला था आकर। शायद अगर उनके पास ये यंत्र होता तो अपना वो बचा सकती थी काफ़ी कुछ। हाँ, देखिए वो चूँकि उसमें अगर मैं उस पर बात करूँ तो लोगों ने फ्लैट के बाहर अपने अस्थायी कंस्ट्रक्शन कर रखा था, उसमें जो पीवीसी शीटिंग एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में और लगभग 3 फ्लोर में आग फैल गई थी। जो महिला की आप बात कर रहे हैं वो बाथरूम में बंद हो गई थी और एयर प्रेशर के कारण वो लॉक्ड हो गया था। हमारी टीम ने उसको काट के दीवार तोड़ते हुए उनको सुरक्षित बाहर निकाला था। उसका जो है उन्होंने उसकी सराहना भी की थी, अगर आप वीडियो देखेंगे जी। तो उसमें यही चीज़ है कि आपको जैसे आग लगने के जो संभावित कारण होते हैं उस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। हमारी बिल्डिंग में किस कारण आग लग जाती है, कैसे फैलती है, चूँकि अमूमन आप देखेंगे आजकल सभी फ्लैटों में डेकोरेटिव सामान बहुत ज़्यादा है और वो है सर ऑयल पेंट करा रखा, पेंट बिल्कुल। अगर आप देखेंगे पहले हमारे जो मकान होते थे उसमें आपको लगभग 15 से 17 मिनट मिलते थे बाहर निकलने के लिए सुरक्षित। आज के टाइम में अगर आप 3 से 5 मिनट में बाहर नहीं निकले तो धुएं के कारण आप फंस सकते हैं जी। तो ये खतरा कहीं ना कहीं बढ़ा है, हमने स्वयं बढ़ाया है, हमने बहुत ज़्यादा फायर लोड बढ़ा दिया अपने घरों में। हमने पर्दा, लेदर के सोफ़े, चेयर, प्लास्टिक का सामान, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है घरों में और अमूमन इनका धुआं जो होता है बहुत टॉक्सिक धुआं होता है और कहीं ना कहीं हमें मुसीबत में लाता है। तो उसके लिए जो है बस हमें सावधानी रखनी है। हमारे यहाँ जो सिस्टम लगे हैं उनको दुरुस्त रखना है, सीढ़ियों को हमेशा क्लियर रखना है। कई लोग सामान रख देते हैं उसमें, गमले रखे सर, ज़्यादा गमले रखे मिलेंगे आपको, शू स्टैंड बना देते हैं और जब वहाँ से भागने की ज़रूरत होती है तो उन्हीं में फंस के हम गिर जाते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने बोला कि 15 मीटर तक हम नहीं वहाँ पर मतलब इतने रूल्स लागू नहीं होते, लेकिन लापरवाहियाँ सर वहाँ पर भी देखी गई हैं, क्योंकि जहाँ पर भी लापरवाही होती है, आग लगती है, आपने तो जाना है बुझाने वहाँ पर। मैंने कई मार्केट्स देखी हैं, उनके जो फायर के सिस्टम लगे हुए थे बड़े बड़े, वहाँ पर उन्होंने स्टोर रूम बना दिए हैं। तो अगर आपको वहाँ की शिकायत मिलती है कि यहाँ पर स्टोर रूम बना दिए गए हैं वहाँ की मार्केट वालों ने, तो क्या आप कार्रवाई नोटिस देंगे उनको, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे उनके प्रबंधन के ऊपर? इस तरीके के जो हमारे एक्ट में नहीं आते हैं हम सभी को नोटिस जरूर निर्गत करते हैं। नोटिस के बाद कार्रवाई ये होती है कि जो सत्ता प्राधिकारी हैं, मतलब जीडीए या नगर निगम जिसके भी क्षेत्र में आता है, उनको हम लोग एक पत्र प्रेषित करते हैं इन पर कार्रवाई करने के लिए कि अपने स्तर से इनके खिलाफ एक कार्रवाई करें। और कई मार्केट और बिल्डिंगें जीडीए द्वारा सील भी की गई हैं पीछे,
तो ये कार्रवाई हम लोग करते हैं उसमें। मतलब आप नोटिस देने के बाद जो कार्रवाई करेगी वो वहाँ का जो प्राधिकरण है या जो लोकल अथॉरिटी है वो करेगी। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे हाई राइज सोसाइटीज़ ज़्यादा हम यही मैं दोबारा वो कुछ क्वेश्चन में ला रहा हूँ कि हम ये सोचते हैं कि फायर ब्रिगेड आएगी वही काम करेगी, मतलब ये लाइबिलिटी किसकी होगी, जिम्मेदारी किसकी हो गई है कि जैसे हाई राइज सोसाइटीज़ है उन्हीं को इंतजाम करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनके ऊपर डिपेंड हैं, किस तरह है सर ये डिपेंडेंसी? हाई राइज सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, स्कूल हो, होटल हो, प्राथमिक फायर जो है आपकी खुद की सुरक्षा है, आपकी बिल्डिंग है, आपको दुरुस्त रखना है, आपको अपने स्टाफ को अवेयर रखना है, आपको वहाँ पे जो है प्रशिक्षित स्टाफ रखना है जिनको फायर फाइटिंग की पूरी जानकारी हो। हम तो सिर्फ आपके एड के लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं, हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन हम 24 घंटे वहाँ नहीं रहते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी सोसाइटी में जो है जो भी मानक के अनुरूप व्यवस्था होती है उसको करना है, और सिर्फ करना नहीं है, उसको दुरुस्त भी रखना है और उसको चलाना भी है। मतलब नागरिकों की और प्रबंधन की पहली जिम्मेदारी है, वो अगर काबू नहीं होते सेकेंडरी आपकी तरफ निगाह डालें। बिल्कुल। और यहाँ पर उल्टा है सर, जी। आग लगती वो अपनी तो लाइबिलिटीज नहीं करते जो भी उनको करना चाहिए, वो सीधा फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, यानी कि पहले अपना वो कुछ कर लें। देखिए, ये अमूमन ये देखा गया है कि कोई भी छोटी सी भी आग लगती है तो सबसे पहले फायर को कॉल करते हैं। हाँ। ठीक है, फायर को कॉल आप उस समय कर दीजिए, लेकिन आपका जो फ़र्ज़ ये बनता है कि जब तक फायर नहीं आ रही तो आपका जो प्रशिक्षित स्टाफ है, मेंटेनेंस है, आप कोशिश करिए उसको बुझाने की, जिससे कि वो आगे ना बढ़े। कई बार ये होता है कि हमें हो सकता है कुछ टाइम लग जाए यहाँ से, जैसे कि अलग अलग जगह स्टेशन है, आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, ट्रैफिक देखेंगे, काफ़ी समय कई बार लग जाता बहुत है। लगता है सर। और जब तक हम पहुँचते हैं तब तक वो एक फ्लैट से लेकर दूसरे फ्लैट में फैल जाती है। 5 से 10 मिनट खेल होता है सर, आग तो बहुत बुरी और यदि उस समय आप हमें प्रथम सूचना दे दीजिए, सबको सुरक्षित बाहर निकालिए, उसके बाद जिनको चलाना आता है उन लोगों को कोशिश करनी चाहिए आग को फैलने ना दें। उसके बाद तो हम लोग आ ही जाते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं जो भी है। बस यही होता है कि अमूमन ये देखा जाता है कि लोग सबसे पहले खुद भाग जाते हैं, और जो फंस जाते हैं बेचारे फिर उनको निकालने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और इस कारण कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ जाती है। देखिए, आग के लिए अब हमें हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, और सबसे पहले हमें जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपनी सुरक्षा हमने खुद करनी है। सेकेंडरी है कि ठीक है, आप सबसे पहले अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने पास प्रॉपर यंत्र रखिए, वो यंत्र ऐसे हों आपको चलाने भी आते हों, और घबराना नहीं है, क्योंकि आग का जो खेल है कुछ ही सेकंड्स के अंदर राख कर देगा। और आजकल का और पीछे का सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। पहले हम सफ़ेद वो जो हमारी वाइट वाश होती थी, चूने की होती थी, आग इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाती थी, लेकिन आजकल जो घर है, सामान जैसा आपने बताया, आजकल सामान बहुत है लोगों के घर में, तो आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, और हम सभी को उपकरण रखने चाहिए। सर एक क्वेश्चन मेरा और है कि चाहे हम कितना भी बोल दें, लेकिन वो लाइबिलिटी आपके ऊपर ही आएगी, और ये बोलते हैं कि जी आपके पास तो बुझाने के ऊपर मंजिल में जाने के लिए आपके पास उपकरण ही नहीं है, चीज़ें ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे आप? देखिए, हाई राइज़ के लिए जो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आपकी अगर अंदरूनी सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तो दुनिया में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो वो आग बुझा सके। आपका फायर फाइटिंग सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। हाई राइज सोसाइटी जितनी भी हैं, इसके लिए हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर्म में भी और नोटिस देकर सख्त कार्रवाई करते हुए भी लोगों को बताते हैं कि आपके यहाँ जो भी सिस्टम है वो दुरुस्त होना चाहिए। उसके अलावा अगर एक्सटर्नल फायर के लिए, जैसे हमारे पास या रेस्क्यू के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हमारे पास 42 मीटर की है, और अन्य हाइट की वो सर कितनी मीटर तक, कितने मंजिल तक? 42 मीटर की है वो, 15 से 16 मंजिल तक वो जाती है। उसके ऊपर की अभी हमारी खरीदने की जो है प्रक्रिया प्रचलित है, वो भी जल्दी आ जाएगी। हो सकता है 90 मीटर तक की हम लोग 2 हाइड्रोलिक और लें, लेकिन ये सेकेंडरी फायर फाइटिंग है। आपको जो भी जो आपकी सोसाइटी में सिस्टम जब आपने ख़रीदा था उस समय जो लगा था नई सोसाइटी में, वो अगर आप दुरुस्त नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम मुसीबत में फंसेंगे। उसको आपको दुरुस्त रखना है, तभी कोई हाई राइज की आग काबू की जा सकती है। सर एक क्वेश्चन और बताइए, एक मेरा प्रश्न और है, बड़ा जनरल क्वेश्चन है। हम आग के लिए तो आपको कर लेते हैं, लेकिन कई बार कोई आपदा होती है, जैसे कोई बिल्डिंग गिर गई, तब भी हमें फायर का ही डिपार्टमेंट का ही ख्याल आता है। तो उस केस में हमें आपको करना, जैसे बिल्डिंग गिर रही है या वहाँ पर कुछ ऐसी आपदा होगी, उस केस में हमें किनको फ़ोन करना चाहिए? देखिए, कौन आएगा हमारी सहायता? देखिए, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है, आप फायर को कॉल कर सकते हैं, हम लोग जाते हैं। जानवर गिर गया है, कोई इंसान गिर गया है नाले में, हम लोग कई रेस्क्यू किए हैं यहाँ पे, तो मतलब हम कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। आप कोई बिल्डिंग गिर गई है, कोई मुसीबत में कोई फंसा हुआ है, जो भी हमारी वो होती है, हम लोग उस हिसाब से वहाँ पे जाते हैं। हमारे पास कुछ
डिजास्टर रेस्क्यू व्हीकल्स हैं जिसमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं, कटर्स हैं, पानी से निकालने वाले इक्विपमेंट्स हैं, लाइटिंग सिस्टम्स हैं। कई बार शाफ्ट में कोई बिल्ली फंस जाती है, कभी पक्षी फंस जाता है, तो हमारी टीम जाती है और उनको सुरक्षित निकालती भी है। और जो हमारे लेवल का नहीं होता तो हम और ऊपरी स्तर पर मदद जैसे NDRF है, SDRF है, उनसे लेके कोशिश करते हैं उनको निकालने की। और रिसेंटली अभी लोनी में ही घटना हुई थी, उसमें फायर सर्विस ने काफ़ी अच्छा काम करके जो है 2 लोगों को निकाला था, जिसमें 1 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई थी। तो कोई भी इस तरह की इमरजेंसी होती है तो हम लोग को जो भी सूचना होती है हम आपदा के लिए आपको कॉल कर सकते हैं 10 जो आपका नंबर है उसमें, है ना, उसमें आपको कर सकते हैं हम। कोई इसमें बस रिक्वेस्ट यही है कि कई बार ये होता है कि 101 112 जल्दी नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आप जहाँ पे भी रहते हैं अपने नियरेस्ट फायर स्टेशन का नंबर कंट्रोल रूम का जरूर सेव करके रखें। हर फायर स्टेशन में 24 घंटे एक कंट्रोल रूम चलायमान होता है, उसमें हमेशा कोई ना कोई आदमी की ड्यूटी रहती है और उसके लैंडलाइन नंबर, COG नंबर्स रहते हैं, उस पर अगर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी। मदद मिलेगी जी। देखिए, अभी आपने सर को सुना, फिर में हम यहाँ बात करेंगे कि फायर की घटनाएं अक्सर अमूमन लगातार देखी जा रही हैं और आप जैसे अपने जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनको प्रॉपर रखिए। दूसरा, फिर मैं आपको बोलूँगा, आग बुझाने के लिए कम से कम 2 आपके पास यंत्र होने चाहिए कम से कम, जिससे आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। बानिस्बत हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रहे तो हम तब अपने हमारी जान माल दोनों की सुरक्षा कर पाएंगे। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है आपने कि चलिए, आप कहते हैं आप तो सावधान रहते हैं, लेकिन क्या पता आपका पड़ोसी लापरवाह हो। तो अगर मेरे पास फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए यंत्र हैं तो मैं उनकी भी सहायता कर सकता हूँ और उनके साथ साथ मैं अपनी सहायता कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरी बिल्डिंग के नीचे आग लगी तो आग मेरे पास भी पहुँचेगी। मैं सोचूं कि नीचे लगी है, नीचे वाला, मैं तो सावधान हूं और नीचे वाला लापरवाह है, तो मुझे क्या करना है? तो मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। उसके लिए हमें अपने घर में कम से कम 1 तो रखना ही चाहिए यंत्र। सर, मैं फिर आपको एक बार बधाई देता हूं कि आपकी बहादुरी और आपके जितने भी साथी हैं उनको एक वीरता पुरस्कार मिला है। और ये मैं देखिए सर, मैं यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, मैंने पुरस्कार बहुत देखे हैं और कई बार पुलिस को भी मिलते हैं, ACP साहब को पीछे 1-2 को मिले, तो मुझे हैरानी होती है उनको पुरस्कार क्यों मिल गए, क्योंकि मैंने कोई ऐसा वीरता काम नहीं देखा होता उनका। और कई तो मैंने ये देखे हैं कि वीरता के जो जितने भी राष्ट्रपति के पुरस्कार मिलते हैं, मैंने तो चापलूसी वाले देखे हैं। लेकिन सर, मैंने आपकी टीम को काम करते हुए देखा है। और सबसे बड़ी बात, मैंने कोई भी घटना हो, चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, सर एक सेनापति की तरह एकदम हर फोटो में आप पहचान लीजिए। अगर किसी भी आपदा में नाम मिले तो नाम बदल दीजिएगा। क्योंकि मैं जितने भी अधिकारी हैं जो बहुत पोलाइट हैं, जो समाज के साथ जो जन सेवा के लिए हैं, जब उनसे मेरे विचार मिल जाते हैं तभी मैं इंटरव्यू लेता हूं। अदरवाइज़ मैं किसी भी ऐसे अधिकारी का इंटरव्यू नहीं लेता हूं जो जिनका स्वार्थ, जिनका अहम बड़ा होता है और जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं होते। सर, मैं आपको नमन करता हूं आपकी सेवा के लिए जो आप समाज को दे रहे हैं और रिस्क के साथ, जोखिम के साथ आप काम करते हैं। नमस्कार सर।